सर ऐसा है कि मैं यहाँ आपके साथ भी इस चैनल पर भी मैंने ये बात कही थी तकनीकी तौर पे भी और एस्ट्रोलॉजिकल तौर पे भी कि मंगल की महादशा जो शुरू होगी, होने वाली है भारत की कुंडली में, युद्ध वहाँ से एक्सेलरेट होगा। अभी फुल स्केल वार होने के योग नहीं है। फिर अपने चैनल पे भी मैंने ये वीडियो डाला था और 1962 की ग्रह स्थितियाँ, 1971 की ग्रह स्थितियाँ और 1999 की ग्रह स्थितियों को उदाहरण एग्जाम्पल बनाते हुए ये बात मैंने कही थी कि युद्ध जो है लार्ज स्केल पे अभी होने के योग नहीं है क्योंकि ग्रह स्थितियां वैसी अभी बनी नहीं है। ग्रह स्थितियां बननी शुरू होंगी 14 मई के बाद, जब बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे मिथुन में आने जी, के जी। बाद। वहां से एक स्टार्ट होगा। मंगल केतु के साथ योग बनाएगा सिंह राशि में। मंगल इस वक्त अभी भी कर्क राशि में है। वहां स्थितियां थोड़ी बिगड़ेगी और बिगड़ते बिगड़ते मंगल की महादशा स्टार्ट होने के बाद एक बड़ी वार होने का अंदेशा मुझे दिखता है। ये बात भी है कि प्लैनेटरी कंडीशन इस वक्त समर्थन में नहीं थी बड़ी वार के लिए, और ये मैंने एस्ट्रोलॉजिकली प्रिडिक्ट किया था। और जब वार शुरू हो गई तो मुझे हालांकि ये घोषणा करके युद्ध नहीं हुआ, अभी घोषणा वार अनाउंस नहीं हुई थी, लेकिन शुरुआत हो गई थी। तो कई लोगों ने मुझे पूछा भी, मैंने कहा भाई ठीक है, देखते हैं। मैंने जो देखा मैंने बोला। और मैं एस्ट्रोलॉजिकली बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जब मैं एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करता हूँ तो मैं ना विरोधी को दिमाग में रखता हूँ, ना जिसको मैं समर्थन करता हूँ उसको दिमाग में रखता हूँ। जी, मेरा जी। दिमाग सिर्फ ग्रह ग्रह नक्षत्रों पे होता है, और ग्रह नक्षत्र जो दिखला रहे बोल रहे होते हैं मैं वो बता देता हूँ। कभी कभी वो गलत भी हो सकता है। मैं सर्वज्ञानी नहीं हूँ, ऋषि पराशर नहीं हूँ। कोई भी ज्योतिष सर्वज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि ये ज्योतिष को अगर माना जाए तो ये जन्मों का चक्र होता है। पिछले जन्म के कर्मों की वजह से इस जन्म में व्यक्ति ज्योतिष बनता है और आंतरिक ज्ञान होता है उसके अंदर। तो वो कभी कभी गलत हो सकता है। हालांकि मैं इस बात दो बातों के लिए हालांकि खुश हूं मैं। देखिए, बुरा लग सकता है कहीं बोलने पे किसी को कि भाई हम युद्ध के खिलाफ है, जो बोलता है उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं, लेकिन युद्ध कभी भी खुशी नहीं लाता। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, द्रौपदी ने कृष्ण से पूछा था कि ये क्या हुआ, तो कृष्ण ने ये कहा था कि द्रौपदी, मैंने तुम्हें कब कहा था कि युद्ध के बाद खुशियां मिलेंगी तुम्हें? युद्ध की तो यही प्राप्ति होती। तो नाप तौल के हर चीज को समझ के आगे चलना बढ़ना चाहिए। और जहां तक पाकिस्तान के वापस सीज फायर घटना घोषणा होने के बाद भी, हालांकि जो मित्र, मेरा नाम सिद्धांत सहगल से ही मेरा फेसबुक पोस्ट भी मैंने डाली हुई है। मैंने 27 तारीख तक सीज फायर हो जाने की बात कही थी। मैंने कहा था 27 तारीख तक ये युद्ध एक्सिलरेट कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं करेगा। और ये पोस्ट डालते ही शाम को सीज फायर हो गया। लेकिन फिर भी अभी मैं अपनी उस बात पे टिका हुआ हूं कि 26-27 तारीख तक ये एक्सेलरेट करता रहेगा थोड़ा बहुत। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे कुछ मीडिया संस्थान ऐसे हैं जो सिर्फ कुछ खास लोगों को खुश करने के लिए समाचार देते हैं, वही हाल उधर भी है। तो सीज फायर की जो न्यूज है मुझे लगता है अभी तक पहुंची नहीं उन लोगों के पास जो अभी भी डंडा लेके मैदान में खड़े हैं। कोई भी चीज जब शुरू हो जाती है ना तो वो फिर थोड़ा सा वापस आने में भी थोड़ा समय लग जाता है। हालांकि रात को ये डबल न्यूज आई थी कि जो खबर आई थी अटैक की वापस 100 ड्रोन वगैरह, वो फेक न्यूज थी। एनडीटीवी ने ही दोनों न्यूज डाली। पहले एनडीटीवी ने कहा कि अटैक हुआ और फिर एनडीटीवी ने फिर न्यूज दी कि नहीं, ये अटैक नहीं हुआ था। अब उमर अब्दुल्ला का बयान क्या मेरी समझ से बाहर है, अचानक उन्होंने क्या दिया। नहीं, अटैक हुआ है, वो कंफर्मेशन है कि वो ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जो विक्रम मिस्री जो हमारे विदेश सचिव है, उनका बयान आया कि पाकिस्तान ने वायलेट किया और कच्छ में, राजस्थान के अंदर, जैसलमेर बाड़मेर के अंदर, पंजाब के अंदर ड्रोन्स गिराए गए हैं, कश्मीर में भी ड्रोन गिराए गए हैं, वो करेक्ट है। और हम जो भारत सरकार की ऑफिशियल विज्ञप्ति है, जो विदेश मंत्रालय की है, और जहां दोबारा से आदेश दिया गया कि वहां पर विदेश सचिव ने कहा कि भारत की सेनाओं को आदेश दिया जाता है कि वो जाके सख्त एक्शन ले। तो ये अ, जो फेक न्यूज़ नहीं थी, हालाँकि कुछ बढ़ा-चढ़ा के कुछ चैनल ने हो सकता है बताया गया हो, लेकिन
ड्रोन्स आए, काफी बड़ी संख्या में आए और उनको मार गिराया गया था। ये सच है। जी। हाँ, तो एस्ट्रोलॉजिकली 27 तारीख तक ये एक्सेलरेट होगा। धीरे 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 ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि अब वो आबो हवा खत्म हो गई जो 22 अप्रैल के बाद बनी थी। ये सत्य है कि अब वो आबो हवा खत्म हो गई, तो ये एक्सीलरेट करेगा। अभी छिटपुट घटना होती रहेगी, और सीज फायर करना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। सीज फायर को तोड़ना, वो सीज फायर के खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, और उसके लिए हमें एक मजबूत स्ट्रेटेजी लेके निर्णय लेने होंगे हमारे देश को। और निश्चित तौर पे एक अभूतपूर्व बात ये रही कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था, देश का हर नागरिक सरकार के साथ खड़ा था, हम सरकार के साथ खड़े थे पूरी मजबूती से कि जवाब इस बार मजबूती से देना है। कुछ लोग निराश हो गए सीज फायर से, लेकिन मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि युद्ध एक कोई आईपीएल मैच नहीं है। आईपीएल मैच के साथ इसकी तुलना करके सेलिब्रेशन मत शुरू कर दीजिए, स्कोर अपडेट करना मत शुरू कर दीजिए बिना सोचे समझे। जब तक कि आधिकारिक भारत सरकार जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं देती है, और सेना जब तक आकर खुद कोई स्टेटमेंट या कंफर्मेशन नहीं देती है, तब तक स्कोर अपडेट करने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए आपको। जी। मुझे जब इस बात का पता लगा कि सीज फायर हुआ, तो मेरा सबसे पहले इंटरेस्ट इस बात में आया कि ऐसा क्या हुआ कि जो कंडीशंस होती है, हर चीज के पीछे कंडीशंस होती हैं, शर्तें होती हैं। वो कहते हैं ना, जैसे कुछ चीज खरीदते हो तो कंडीशंस अप्लाई लिखा रहता है, दो के साथ एक फ्री है तो कीमत बढ़ जाती है, कुछ भी हो जाता है, कंडीशंस अप्लाई। तो मेरा उसमें तुरंत इंटरेस्ट आया कि मैंने कहा भाई, जो मैं व्यवस्था का एक हिस्सा रहा हूं, तो मैं देखूं कंडीशंस क्या है। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने साइन किया और इंडिया ने साइन किया है, चाहे भले ही वो मौखिक रूप से था अभी, लेकिन उसके ऊपर डॉटेड लाइन पे यस हुआ है। तो जब मैंने बिल्कुल। उसको देखा कि इंडिया ने जो शर्तें रखी उसको पहले अमेरिका ने माना है। रूट देखिए आप जरा, इंडिया ने जो कंडीशंस रखी उसको पहले अमेरिका ने माना, फिर अमेरिका ने उसको पाकिस्तान को कहा, और साथ में यूएई को, कतर को और सऊदी को कॉन्फिडेंस में लिया, और उनसे कहा कि अब तुम्हें भी यहां पे जोर डालना है, पाकिस्तान तुम्हारे बिना काम नहीं कर सकता, मेरे बिना भी काम नहीं कर सकता। और दूसरी एक बात और थी इसके अंदर कि चाइना की एंट्री बहुत तेजी से पाकिस्तान में होने जा रही थी युद्ध के बहाने से, जिसको अमेरिका रोकना चाहता था हर हालत में, और वो रोकने में कामयाब हुआ। लेकिन शर्तें क्या थी उसमें? यहां भारत की विक्ट्री है सर। पहली शर्त, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड रहेगी, मैं उसको वापस लेने वाला नहीं हूं, ये पहली शर्त है। दूसरी, कोई भी आतंकवादी इंडिया में हमला होगा उसको मैं एक्ट ऑफ वॉर करूंगा, और इजरायली स्टाइल के अंदर मैं रिटेलिएट करने का अधिकार रखता हूं उस ठिकाने के ऊपर इमीडिएटली। ये एक बहुत बड़ी शर्त हो गई थी उसके अंदर। तीसरी बात, मैं अपना एयर स्पेस भी नहीं खोलूंगा तुम्हारे लिए, और साथ में मैं जो ट्रेड मैंने बंद किया वो ट्रेड भी नहीं खोलूंगा मैं, और वो भी बंद रहेगा पूरा का पूरा। यानी कि जितनी सैंक्शंस लगा दी गई थी पाकिस्तान के ऊपर, सारी जारी रहेंगी। तो भारत ने एक भी शर्त, एक्चुअली वो जो थी विड्रॉ करने की, नहीं मानी। अमेरिका ने कहा मुझे मंजूर है, फिर सऊदी वगैरह को बोला, उन्होंने कहा, तब हुआ। ये क्या प्लेनेटरी कंडीशन थी जहां भारत ने अपनी सारी शर्तें मनवाई, और पाकिस्तान ऑन डॉटेड लाइन ह्यूमिलेट होकर उसको उसको साइन करना पड़ा सर। आपके पास हो सकता है पाकिस्तान का भी चार्ट रहा हो, आपने स्टडी भी किया हो। नहीं, वो उसको मैं ज्यादा स्टडी नहीं करता। पाकिस्तान की चार्ट की स्थिति इस वक्त जो भी है, पाकिस्तान इसमें एक प्रमुख बात आत्महत्या। और भी थी कि पिछले 3-4 दिनों में अचानक से पाकिस्तानियों ने एटम बम की बात करनी बंद कर दी थी, मैं आपको बताऊं। हम्म, अचानक से मालूम नहीं क्या हुआ कि दे स्टॉप टॉकिंग अबाउट एटम बम गिराएंगे, एटम बम गिराएंगे, वो नहीं कर पाए एक्चुअली। जी। क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति इतनी अनसर्टेन है, और उनका क्या आप आकलन करेंगे, वो एक पूरी तरह से एक स्टेट भी नहीं है, वो किसी और के इशारे पे नाचते हैं, बाहरी सहायता पे चलते हैं, जिनका अपना कोई कोई भी निर्णय उनका अपना निर्णय नहीं होता ज्यादातर। और फेस सेविंग के लिए वो भारत से हमेशा लड़ते रहते हैं। जब भी उनके देश में कोई अनस्टेबल स्थिति आती है, तो वो भारत के साथ किसी ना किसी तरह का युद्ध छेड़ देते हैं, अटैक करके या सीज फायर का उल्लंघन करके, इस तरह की चीजें, क्योंकि वहां की आवाम को अपने साथ जोड़े रखने के लिए उनके लिए भी ये जरूरी है। तो उनका क्या आकलन करें हम, लेकिन
ये बात बिल्कुल सच है कि सीज फायर जो हुआ है उसके पीछे एक दूरगामी संदेश या दूरगामी मंशा ये भी रही है कि अर्थव्यवस्था जो है इस वक्त आधे से ज्यादा विश्व की बहुत डगमगाई हुई है और कोई भी इस वक्त जो पूर्ण युद्ध में जाएगा वो एक आर्थिक स्थिति के तौर पे एक कमजोर विकेट पे आ जाएगा, जिस वजह से ये ट्रंप भी अपने हाथ खींच लेते हैं, पैर खींच रहे हैं अपने हर जगह से। यहाँ मैंने हस्तक्षेप नहीं करना है, इसको तुम लोग समझे। और मैं प्लेनेटरी कंडीशन के तौर पे बिल्कुल स्पष्ट बोल देना चाहता हूं कि कई बार बोल चुका हूं, आज फिर रिपीट कर रहा हूं। जो लोग मुझे कह रहे थे कि युद्ध नहीं होगा, आपने कह दिया, ये वो कह दिया, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हर बार एक ही बात बार बार दोहरा के मुझे क्या फायदा होगा और आप लोगों को सुन के क्या फायदा होगा। मैं पिछले 5 से 6 महीने से बोलता आ रहा हूं कि बृहस्पति अतिचारी होने वाला है और 26 27 27 28 के बीच में तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, क्योंकि हालात उस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि 2032 तक पूरे विश्व की स्थिति अच्छी है नहीं, क्योंकि विश्व का लगभग हर देश अपने अपने अंदरूनी हालातों से परेशान है और उससे बचने के लिए वो एक युद्ध, एक राष्ट्रवादी हवा उठाकर ये इजराइल भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, चीन को भी, चीन की अंदरूनी जानकारी हमारे पास है नहीं, उसको भी कोई जरूरत जरूर रही होगी। और ये आर्थिक मार्केट को कब्जा करने का बहुत बड़ा खेल है। और बृहस्पति जो होता है अर्थव्यवस्था का मूल कारक होता है, क्योंकि बृहस्पति धन का मूल कारक है। और मैं कई बार बोल चुका हूं कि बृहस्पति जैसे ही अतिचारी होगा, इस धरती पे रहने वाले हर जीव को तकलीफ होगी। चराचर जगत जगत में जितने जीव होते हैं, इंसान से लेकर जमीन पे रेंगने वाले कीड़े तक, वो जीव कारक बृहस्पति अतिचारी होने का मतलब, स्पष्ट मतलब यही है। और अगले 8 साल अतिचारी है। और जो युद्ध प्रेमी है, उनको मैं बता दूं कि बृहस्पति 24 साल अतिचारी रहने वाला है। 32 तक 8 साल, उसके बाद फिर 8 साल, उसके बाद फिर 8 साल, क्योंकि उतनी लंबी कैलकुलेशन अभी मैंने की नहीं है। 32 तक देख लेते हैं, तो 24 साल। 2050 के बाद स्थितियां इतनी बदल जाएंगी कि मुझे लगता है फिर बहुत से लोगों को इस बात का अफसोस होगा कि ये ना हुआ होता तो अच्छा होता। ये मेरी स्पष्ट ज्योतिषीय भविष्यवाणी या आकलन है। मैं बहुत दबे स्वर में और बहुत पोलाइटली चीजों को बताता हूं। हल्ला करके मैं कैओस सृष्टि करके फलादेश नहीं करता। मेरी बातों को थोड़ा सा आप लोग ठंडे दिमाग से, इशारे से भी समझा कीजिए। एक जी। जी बोलिए।